तो काउंटिंग जारी है, मतगणना जारी है। लोकसभा की 3 सीटें जिन पर वोट डाले गए, उपचुनाव हुए हैं और नतीजे आज घोषित होंगे। इसमें दादर नागर हवेली है, मंडी की लोकसभा सीट है और खंडवा की लोकसभा सीट है। इसके साथ साथ 29 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें असम में 5 सीटें, बंगाल की 4 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, बिहार की 2 सीटें हैं, राजस्थान की भी 2 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, मिजोरम की और तेलंगाना की एक सीटों पर वोट डाले गए और आज मतगणना, आज काउंटिंग। सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है वो मध्य प्रदेश और बिहार में देखने को मिल रहा है। जमकर प्रचार किया गया, प्रचार मुख्यमंत्रियों ने किया, तो बिहार में हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार करने के लिए पहुंच गए। तो ऐसे में लालू की एंट्री ने यहां पर उपचुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया। तो मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान जबरदस्त प्रचार करते हुए देखने को मिले। कई सभाएं उन्होंने वहां पर की और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ बिहार से जुड़ गए। रवि, सबसे पहले रिएक्शन आपसे लूंगा। पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर आपको क्या लगता है कि क्या खेला हो जाएगा, क्योंकि चारों ही सीटों पर इस वक्त तो टीएमसी आगे है? देखिए, आमतौर पे ये होता है कि जहां भी सरकार रहती है, उपचुनाव के नतीजे आमतौर पर सरकार के पक्ष में जाते हैं। आमतौर की बात बता रहा हूँ। और जहां तक बंगाल का सवाल है, तो बंगाल में जिस तरह चुनाव होता है और जिस तरह से जबरन वोटिंग कराई जाती है, आपने पूरे चुनाव में देखा, चुनाव के बाद जो माहौल था वो देखा और डर के एक माहौल में चुनाव वहां हो रहा है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहां टीएमसी क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी डाउन है पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उसके बाद से, और टीएमसी का मनोबल अप है। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद तमाम सारी घटनाएं जो है हुई है, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं है पुलिसिया। तो ये मान के चलिए कि बंगाल क्लीन स्वीप करेगी टीएमसी। अभी बीजेपी के लिए कोई वहां चांस नहीं है। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो लोकसभा में जो ट्रेंड दिख रहा है, खासतौर पर मंडी लोकसभा के को लेकर अगर देखा जाए कि कांग्रेस अगर वहां लीड ले रही है और कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस अगर जीतती है, तो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि हिमाचल में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में अगर लोकसभा सीट गंवाती है, खंडवा आप जीतते हैं भले मध्य प्रदेश में, और वहां एक सीट गंवाते हैं, दादर नगर हवेली वाला शिवसेना वहां आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक टाइट संकेत भी है। क्यों? जो महंगाई का माहौल है, जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उसका असर चुनाव पे दिख रहा है। अभी के ट्रेंड को देखें तो रवि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये बड़े बड़े मसले होते हैं, क्या इन मसलों का उपचुनाव पर असर होता है? मसलन महंगाई, इन सबको ध्यान में रखते हुए जनता वोट डालने के लिए आपको लगता है कि उपचुनाव में गई होगी या स्थानीय मसले हावी रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हावी रहते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर आप किसी से चर्चा करें, घर से निकलते दफ्तर जाने और दफ्तर जाने से फील्ड में जाने, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी के जुबान पर है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, चाहे खाने के सामान की महंगाई हो, चाहे साग सब्जी के दामों की महंगाई हो, तो एक मुद्दा है। लेकिन वो मुद्दा कितना हावी होता है चुनाव में, ये डिपेंड करता है कैंपेन के ऊपर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर कैंपेन कहीं करने जाते हैं तो उनको देखने के बाद कुछ वोट कहीं ना कहीं बीजेपी खींच लेती है अपनी तरफ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी को माइनस करके कैंपेन होता है, अगर राज्य विधानसभा के चुनाव में जाते नहीं है, उपचुनाव में ज्यादा कैंपेन नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए इन मुद्दों को काउंटर करना मुश्किल होता है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की है, लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन अगर लालू यादव 6 साल के बाद कैंपेन में आए हैं, चुनाव प्रचार में आए, तो उसका असर भी दिखेगा। अगर बिहार में 2 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट अगर कहीं ना कहीं आरजेडी अपने खाते में ले जाती है और दोनों में ठीक ठाक टक्कर देती है, तो इसको भी ठीक ऐसा संकेत माना जाएगा कि सरकार के खिलाफ संकेत है। जो एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ संकेत जा रहा है, उसके खिलाफ मैंडेट है। बीजेपी भी होगी और जेडीपी हो जाएगी। लेकिन कैंपेनिंग किन मुद्दों के इर्द गिर्द रही है इन उपचुनाव में? राजनीतिक दलों की कैंपेनिंग किस मसले के इर्द गिर्द रही, समझते हैं ब्रजेश से। ब्रजेश, जो कैंपेनिंग रही, चाहे कांग्रेस की कैंपेनिंग रही या बीजेपी की कैंपेनिंग रही, वो किस तरह, किन किन मुद्दों को उठाया गया इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो बन के आया बिहार की अगर बात करें तो वो महंगाई थी। और लगातार ये महंगाई और जो करप्शन है, नीतीश कुमार सरकार की जो भ्रष्टाचार का जो ग्राफ बढ़ा है, उसको मुख्य मुद्दा यहाँ पे लालू यादव ने उठाया है। और जिस तरीके से यहाँ पे जंगल राज के नाम पे उनको बदनाम किया गया, लेकिन लालू यादव को, लेकिन उनका कहना है कि ये तो यहाँ पे अभी नीतीश कुमार की सरकार में तो महाजंगल राज है। तो इस तरीके से ये तमाम मुद्दे यहाँ पे उठाए गए। लेकिन मैं रवि की बात से थोड़ा सा आगे में बढ़ाता हूं कि आमतौर पे राजीव ये होता है उपचुनाव में
कि मुद्दे बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो सिटिंग एमएलए है जो पहले से जीत चुका है, आमतौर पे उसके कोई रिश्तेदार या फिर करीबी या फिर परिवार के लोग ही इस उपचुनाव में भी खड़े होते हैं। तो एक सहानुभूति वोट जो है उसके साथ जाती है, और आमतौर पे यही देखा जाता है कि जिस पार्टी का वो सीट रहता है उपचुनाव में भी वही गेन करता है, वही जीतता है। और यही बात यहाँ पे 2 सीटों पर भी है। दोनों सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी थे, एक तो तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में। लेकिन यहाँ पे अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके से आरजेडी ने टक्कर दिया है उपचुनाव में, अगर मान के ये चला जाता है कि सहानुभूति वोट जो है वो जो पहले का विधायक था उसी के हक में रहेगा, और लेकिन अगर ये बदलाव होता है तो निश्चित रूप से ये मान के चला जाता है कि लोगों के प्रति जो है लोगों के मन में अभी भी सरकार के प्रति गुस्सा है। तो ये अभी जो 12 राउंड तारापुर में हो चुका है और वहां के नतीजे हैं कि 2001 वोट से आरजेडी आगे है, और कुशेश्वर स्थान में 426 वोट से जेडीयू आगे है। मतलब कि ये 14 राउंड का कुशेश्वर स्थान में हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं राजीव कि किस तरीके से कड़ा मुकाबला हो रहा है। इतना भी नहीं है कि जितना भी सहानुभूति वोट मान के चला जाता था कि जिस पार्टी के विधायक पहले थे उनके परिवार के सदस्य खड़ा होते हैं वो जीत जाते हैं, ऐसा नहीं है। आरजेडी ने एक टफ फाइट दिया है, और निश्चित रूप से जैसा कि रवि और जो लीड है भी एक जगह पर आप बता रहे हैं जेडीयू की, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। रवि, जो लीड है सिर्फ 426 की है, और 14 राउंड की काउंटिंग के बाद ब्रजेश बता रहे हैं तो लालू की जो एंट्री हुई उस एंट्री ने इसको बड़ा दिलचस्प बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प बना दिया। देखिए, लालू यादव एक लीडर माने जाते हैं और जबरदस्त लीडर माने जाते हैं, और माना जाता है कि लालू यादव जैसे नेता चुनाव को कभी भी बदल सकते हैं। 2015 इसका उदाहरण है। आप याद कीजिए कि 2015 के चुनाव में जब लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया बीजेपी के खिलाफ, और लालू यादव ने जो कैंपेन किया बीजेपी के खिलाफ, जो आरक्षण का मुद्दा आरएसएस प्रमुख ने कहीं उठाया और उसको लालू यादव ने कैश किया, और लगातार उस मुद्दे पर बोलते रहे। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में दम नहीं है कि आरक्षण हटा पाए। तो मुद्दों को भुनाना लालू यादव जैसे नेता जानते हैं। लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद यादव हो, कुछ नेता जो अपोजिशन के ऐसे हैं जो बीजेपी की कहीं ना कहीं जो रथ होता है उसको रोकने का काम करते हैं। और लालू यादव की काबिलियत, हालांकि बीमार थे काफी दिनों से, लेकिन लालू यादव जनता की नब्ज को बेहतर डालते हैं, कैसे जनता तक पहुंचा जाए, कैसे उनके मूड को स्विंग किया जाए। तो लालू यादव एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, कैंपेन को मोड़ने वाले माने जाते हैं। तो लालू यादव के आने का फायदा आरजेडी को ऑब्वियस होगा। और एक देखिए दबाव होता है, जो तेजस्वी यादव इस बात को मिस कर रहे थे कि अगर 2020 के चुनाव में लालू यादव जेल से बाहर रहते तो शायद प्रशासन, उनका मानना था कि प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ जगह जो कम मार्जिन से जो सीटें हारी थी आरजेडी, और ऐसा लग रहा था कि आरजेडी जीत सकती थी, और प्रशासन पर दबाव डाल के सरकार ने कहीं ना कहीं उन सीटों को अपने पक्ष में कर लिया। जो आरोप था आरजेडी का वो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि लालू यादव का एक डर है। प्रशासन में वो भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े नेता रहे, रेल मंत्री रहे देश के। तो एक नेता का जो जलवा होता है, एक दबदबा होता है, वो लालू यादव में है। एक अच्छे ऑरेटर भी है, एक अच्छे कहीं ना कहीं लीडर भी है। तो ऐसी स्थिति में लालू यादव खेल को बदलना जानते हैं, और लालू यादव जाहिर तौर पर उनकी एंट्री से आरजेडी को फायदा होगा। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव नहीं है। देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और 2024 में माना जा रहा है लोकसभा चुनाव होना है। तो क्या उससे पहले कोई ऐसी स्थिति बनेगी? क्या बीजेपी सरकार से नाता तोड़ती है? कई बार कहते हैं कि हो सकता है कि बीच में चुनाव हो जाए, सरकार अगर स्थिति खराब हो दिखती है तो बीजेपी भी नाता तोड़े और चुनाव के लिए जाए। लेकिन बीजेपी भी ये रिस्क लेने वाली नहीं है बिहार में, मुझे लगता है। और पूरे देश की बात करें तो बीजेपी जैसे हालत में आज की डेट में चल रही है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले इस माहौल को भापा जाए। और हो सकता है इसमें अगर बीजेपी को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको दिखेगा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होते दिख रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ नकेल कसा जाएगा। महंगाई जो बढ़ रही है उसको नकेल कसना पड़ेगा। अगर नहीं कसेंगे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनको टफ फाइट का सामना करना पड़े। हो सकता है उत्तराखंड में उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाए, हो सकता है पंजाब में वो 0 है लेकिन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, गोवा में उनके लिए दिक्कतें हो जाए, मणिपुर में उनके लिए दिक्कतें हो जाए। तो बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं फीडर मिलेगा और बाकी अपोजिशन पार्टी से एक ताकत मिलेगा। अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और जनता उनके साथ जा रही है, तो बीजेपी नजदीक से इनको देख रही होगी। लेकिन ब्रजेश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आरजेडी ने कांग्रेस की नाराजगी मोल नहीं ले ली, क्योंकि कांग्रेस खुद चाह रही थी कि यहां से उनका प्रत्याशी उतरे। दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा वहां पर कि अभी की स्थिति क्या है, क्या ये परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि चूंकि लीड बहुत ज्यादा नहीं है और ये एक राउंड में बदल सकती है जो लीड है। बिल्कुल राजीव, और ये लंबा जाने वाला है और हो सकता है कि आखिरी तक के नतीजे आए। 18 राउंड, 22 राउंड, 24 राउंड, जितने भी वहां पे
वोटिंग है वो जितना भी जाए, तो ये लग रहा है कि जो आखिरी ओवर में जो नतीजे आते हैं क्रिकेट में, लगता है कि जो अभी जो रुझान आ रहे हैं, लगता है कि आखिरी ओवर में ही इसके नतीजे सामने आएंगे और मार्जिन काफी कम रहेगा। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस की नाराजगी, देखिए कई मीटिंग होती है, महागठबंधन का एक मंच है जिसमें कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पे है और टीएमसी है, एनसीपी है, आरजेडी है, ऐसे तमाम जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं वो बार बार ये मीटिंग में जो कांग्रेस आला कमान है उससे वो मांग करती रही है कि देखिए जो स्टेट में जो पार्टी भी स्ट्रांग है उसको ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए। ये बार बार मांग है कि अगर बिहार में आरजेडी अगर मजबूत है तो उसको ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए। ड्राइविंग सीट मतलब ये होता है कि वो जो चाहे वही हो। जैसे बंगाल में टीएमसी अगर मजबूत है तो वहां पे टीएमसी जो चाहे वही हो। और ये कांग्रेस जो नेता है, बड़े नेता है, राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, लगातार ये मीटिंग में ये रीजनल पार्टियां जो है वो मांग उठाती रही हैं। और यही वजह है कि इस बार जो है लगातार कांग्रेस एक सीट कुशेश्वर स्थान में जो अशोक राम है, बड़े लीडर हैं उनके, वो चाहते थे कि वो लड़े, लेकिन पार्टी ने एकदम नहीं मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे जीत जो है, यहाँ पे हार और जीत बहुत बड़े मायने बहुत महत्व रखता है, बिल्कुल बहुत महत्व रखता है। ब्रिजेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रवि, आप भी हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला। ब्रेक के उस पार भी हर एक सीट का हाल और उस पर जो अभी की मौजूदा जो दिलचस्प स्थिति बन रही है बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.